नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत एवं उस सिद्धांत की जो अवस्थाएं थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं डेविड आसुवेल का आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रवर्तक डेविड आसुवेल, और डेविड आसुवेल ने अपना यह सिद्धांत 1978 ईस्वी में प्रतिपादित किया। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इस सिद्धांत की मान्यताएं। इस सिद्धांत की मान्यताएं, ये सिद्धांत क्या मानता है कि किस प्रकार से अधिगम होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो किस आधार पर शुरू होती है। मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता है, डेविड आसुवेल का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अधिगमित सहायक सामग्री को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नवीन ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है। अपने सिद्धांत के आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की पहली मान्यता को स्वीकार किया है कि सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, यानी एक विद्यार्थी ने, एक बालक ने जो पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया है, या फिर ऐसी अधिगम सामग्री जिसका पहले से अधिगम कर लिया है। ठीक है, पहले से क्या कर लिया है? उसका अधिगम कर लिया है। तो सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अधिगमित सामग्री को विद्यार्थी क्या करता है? नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति या विद्यार्थी या फिर जो छात्र है वो किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? वो किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। इस नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो किसका सहारा लेता है? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है, या फिर पूर्व में जिस अधिगम सामग्री का उसने प्रयोग कर लिया, जिसका अधिगम कर लिया है, उस अधिगम सामग्री का क्या करता है? वो नवीन ज्ञान में प्रयोग करता है। अर्थात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अधिगम सहायक सामग्री को नवीन ज्ञान से जोड़कर क्या करता है? व्यक्ति या बालक सीख लेता है। ठीक है। यदि बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखता है, इस प्रकार के सीखने को डेविड आसुवेल ने संज्ञानात्मक संरचना नाम दिया। क्या नाम दिया? संज्ञानात्मक संरचना नाम दिया है। अर्थात बालक और विद्यार्थी अपने जो ज्ञान की संरचना है वो पूर्व में सीखे गए ज्ञान के माध्यम से करता है। जैसे कोई भी बालक है या फिर कोई विद्यार्थी है, वो किसी रिट सेकंड ग्रेड और यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तब वो उसने 9th 10th 11th 12th जो BSTC बीएड या फिर BA BSc MCom BCom जो भी किया है, वो उसका सारा पूर्व ज्ञान है, और पूर्व ज्ञान को क्या करता है? वो नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ता है। तो उस पूर्व ज्ञान को क्या नाम दिया? संज्ञानात्मक संरचना नाम दिया। अर्थात एक व्यक्ति के पास में जितना अधिक पूर्व में प्राप्त किया ज्ञान होता है, बालक उतना ही आसानी के साथ में नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो डेविड आसुवेल का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अधिगम सामग्री को किससे? नवीन ज्ञान से जोड़ता है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान को किसकी संज्ञा दी है? संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। ठीक है। दूसरी मान्यता को स्वीकार किया डेविड आसुवेल का मानना है कि पूर्व ज्ञान के भंडार में पूर्व ज्ञान के भंडार में किसमें?
पूर्व ज्ञान के भंडार में नवीन ज्ञान को, पूर्व ज्ञान के भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया को डेविड आसुवेल ने आत्मीकरण की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? आत्मीकरण की संज्ञा दी है। ठीक है, आत्मीकरण की संज्ञा दी है। डेविड आसुवेल का मानना है कि पूर्व ज्ञान के भंडार में, कि एक बालक के पास में जितना अधिक पूर्व का ज्ञान होता है और उस पूर्व ज्ञान के भंडार में यदि वो नवीन ज्ञान को जोड़ता है, किसी नवीन विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा है? इस प्रक्रिया को आत्मीकरण कहा है। हम सबसे पहले इस आत्मीकरण की परिभाषा जानते हैं। एक आत्मीकरण होता है और एक होता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण। जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत पढ़ा था, वहां पर हमने आत्मसात्करण का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, और आत्मसात्करण का अध्ययन किया था, वहां पर हमने पढ़ा था कि बालक समस्या समाधान के लिए, किसके लिए? बालक समस्या समाधान के लिए, बालक समस्या समाधान के लिए, किसके लिए? समस्या समाधान के लिए अपनी समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता, बातों एवं विचारों का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? विचारों का सहारा लेता है, जिनको पूर्व में प्राप्त कर लिया है, जिनको पूर्व में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान के लिए बालक पूर्व में सीखी गई योजनाओं, योग्यताओं, बातों एवं विचारों का सहारा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। यहाँ पर डेविड आसुवेल ने स्वीकार किया कि पूर्व ज्ञान के भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आत्मीकरण कहलाती है। हम आत्मीकरण की परिभाषा जान लेते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार एक हो जाता है, इस प्रकार एक हो जाता है, इस प्रकार एक हो जाता है कि इस दूसरे पदार्थ का जो अस्तित्व है, इस दूसरे पदार्थ का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही एकदम से समाप्त हो जाता है। कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार से एक हो जाता है कि दूसरे पदार्थ का अस्तित्व भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अर्थात बालक क्या करता है? पूर्व ज्ञान के भंडार में इस नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है, और नवीन ज्ञान जब पूर्व ज्ञान में जुड़ जाता है तब इसका अस्तित्व यहाँ से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान भी किसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है? इस पूर्व ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार से एक हो जाता है कि जो दूसरा पदार्थ होता है, दूसरे पदार्थ का अस्तित्व एकदम से समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान के भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को डेविड आसुवेल ने क्या नाम दिया? आत्मीकरण नाम दिया। बल्कि जीन पियाजे ने इसको किसका नाम दिया? इसको आत्मसात्करण का नाम दिया। कि समस्या समाधान के लिए बालक पूर्व में सीखी गई बातों, विचारों, योग्यताओं, योजनाओं का सहारा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मसात्करण कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वो डेविड आसुवेल ने 1978 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत की पहली मान्यता है कि सीखने की प्रक्रिया में जब प्राणी, बालक या विद्यार्थी सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अधिगमित सामग्री, सहायक सामग्री से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। पूर्व अधिगम सहायक सामग्री से नवीन ज्ञान को क्या करता है? जोड़ता है। अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर वो किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, या फिर पूर्व ज्ञान और पूर्व में जिस अधिगम सामग्री का उसने अध्ययन कर लिया है उसके आधार पर किसी नवीन ज्ञान को सीखता है।
इस आधार पर सीखता है। तो यहाँ पर डेविड आसवेल ने पूर्व ज्ञान और पूर्व अधिगम सहायक सामग्री को किसकी संज्ञा दी है? संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है कि बालक के पास में जितना पूर्व का ज्ञान होता है, जितना अधिक होता है, वो उतना ही अधिक नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात बालक ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बीए बीएसटीसी बीएड में जितना ज्ञान प्राप्त किया वो सारा का सारा पूर्व ज्ञान है, ठीक है। और उस आधार पर यदि नवीन ज्ञान को सीखता है, वो रीड टेस्ट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है, तो उस ज्ञान को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। जब जोड़ देता है तो उसे जोड़ने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया? सीखना नाम दिया। दूसरी मान्यता को स्वीकार किया कि पूर्व ज्ञान के भंडार में नवीन ज्ञान को जो जोड़ने की प्रक्रिया है, उसे जोड़ने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया? आत्मीकरण नाम दिया। अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार से एक हो जाता है कि दूसरे पदार्थ का जो अस्तित्व होता है वो एकदम से समाप्त ही हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मीकरण कहते हैं। डेविड आसवेल ने इस आत्मीकरण के 4 प्रकार बताए। किसके? आत्मीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। डेविड आसवेल ने आत्मीकरण के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए कि व्यक्ति जब आत्मीकरण करता है, एक विषय वस्तु का जो ज्ञान है वो किसी दूसरी विषय वस्तु के साथ में जोड़कर सीखता है, तो वो 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आत्मीकरण डेविड आसवेल ने आत्मीकरण यानी ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रकार बताए कि आत्मीकरण की प्रक्रिया है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला संयोगात्मक सीखना। संयोगात्मक सीखना। दूसरा अधीनस्थ सीखना। संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना। तीसरा सहसंबंधात्मक सीखना। सहसंबंधात्मक सीखना। सहसंबंधात्मक सीखना। और चौथा है महाकोटि सीखना। सहसंबंधात्मक सीखना और महाकोटि सीखना। कंबाइन नेशनल लर्निंग, कॉम्बाइनेशनल लर्निंग, सुबॉर्डिन लर्निंग, सुबॉर्डिन लर्निंग, रिलेटिव लर्निंग, रिलेटिव लर्निंग और सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। डेविड आसवेल ने आत्मीकरण की प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला है संयोगात्मक सीखना, ठीक है। कॉम्बाइनेशन लर्निंग। संयोगात्मक सीखने के अंतर्गत विद्यार्थी क्या करता है कि इस प्रकार, इस संयोगात्मक सीखने के अंतर्गत एक विद्यार्थी अधिगम सामग्री को एक विद्यार्थी अधिगम सामग्री को सार्थक रूप से जोड़कर, अधिगम सामग्री को सार्थक रूप से जोड़कर उसका सामान्य प्रयोग करता है। क्या करता है? उसका सामान्य प्रयोग करता है, ठीक है। सामान्य प्रयोग करता है कि विद्यार्थी अधिगम सामग्री होती है, उस अधिगम सामग्री का सार्थक रूप से, यानी जो भी अधिगम सामग्री है उसका किस आधार पर अर्थ निकाला जाता है, उसका सार्थक अर्थ निकालता है। और अर्थ निकाल कर कि विद्यार्थी अधिगम सामग्री को सार्थक रूप से जोड़ता है कि उसका किस प्रकार से अर्थ निकलता है, उस अर्थ को आपस में जोड़ता है और जोड़ने के बाद में उसका सामान्य जीवन में प्रयोग करता है, अर्थात सामान्य स्थिति में प्रयोग करके वो सीखता है। इस प्रकार के सीखने को किस का नाम दिया? संज्ञानात्मक सीखने का नाम दिया। दूसरा अधीनस्थ सीखना। जब बालक इस अधिगम सामग्री के माध्यम से, ठीक है, अधिगम सामग्री के माध्यम से किसी नवीन विषय वस्तु को, किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है,
किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है या फिर किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधीनस्थ सीखना कहते हैं। कि संयोगात्मक सीखना और अधीनस्थ जो सीखना है, इन दोनों परिभाषाओं में कोई ज्यादा भेद नहीं कि जब बालक को अधिगम सामग्री दी जाती है और अधिगम सामग्री देने के बाद में बालक और विद्यार्थी क्या करता है कि बालक स्वयं ही उसका सार्थक रूप से उसका अर्थ निकालता है और अर्थ निकाल कर उसको आपस में जोड़ लेता है और जोड़कर स्वयं उसका सामान्य प्रयोग करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोगात्मक सीखना कहते हैं। जब सामान्य प्रयोग करने लग जाता है, उसका अर्थ वगैरह निकालने लग जाता है, उस सामान्य प्रयोग के आधार पर, उस अधिगम सामग्री के आधार पर जिसका पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके आधार पर किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है या फिर किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधीनस्थ सीखना कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार बालक को जैसे बालक को 2 पे टेबल सिखा दी जाती है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस आधार पर बालक को एक टेबल सिखा दी जाती है कि जो भी अधिगम सामग्री होती है उसका अर्थ निकालता है और उस अर्थ को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, गुणा करता है और जोड़कर उसका सामान्य प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार से यदि वो सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के सीखने को संयोगात्मक सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोगात्मक सीखना कहते हैं। जब बालक को इस आधार पर 1, 2 की टेबल आसानी के साथ में सिखा दी जाती है और उसके बाद में उसको बता दिया जाता है, ट्रिक सिखा दिया जाता है कि यदि इस आधार पर केवल और केवल आपने संयोग से सीखा, इससे संयोग को आपको आगे काम में लेना है और आगे काम में लेकर किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। 2 की टेबल सिखाने के बाद में उस विद्यार्थी को कहा जाता है कि अब तू इस सार्थक अर्थ के आधार पर, पूर्व अधिगम सामग्री के आधार पर तेरे को 3 की टेबल, यानी आपको 3 की टेबल है वो अपने आप सीखनी है। ठीक है। तो इस अधिगम सामग्री के आधार पर व्यक्ति किसी नवीन विषय वस्तु का, यदि 2 का फाड़ा, 2 की टेबल उसने सीख ली, अब वो 3 का फाड़ा या 3 की टेबल सीखना चाहता है, यानी 3 की टेबल उसके लिए नवीन विषय या फिर ये क्या है, नवीन ज्ञान हो गया। ठीक है। ये पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि वो नवीन ज्ञान या नवीन विषय वस्तु को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, अधीनस्थ सीखना कहते हैं। अब उसको कह दिया जाता है कि तेरे को कोई बदलाव नहीं करना, जहां पर 2 लिखा है वहां पर क्या कर देना है, 3 कर देना है। क्या कर देना है, 3 कर देना है और इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दिए कितने होगी, ये 9 होगी। ठीक है। तो बालक पूर्व अधिगम है, जो अधिगम सामग्री है जिसका सार्थक ज्ञान है प्राप्त कर लिया, अर्थ के आधार पर जोड़कर उसका सामान्य प्रयोग करने लगे और सामान्य प्रयोग के आधार पर एक अवस्था को पूरी तरह से बदला ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 5 का टेबल सीख रहा है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है। तो इस आधार पर वो नवीन विषय वस्तु का ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, अधीनस्थ सीखना कहते हैं। ठीक है। तीसरा सहसंबंधात्मक सीखना। यहाँ पर बालक क्या करता है कि जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है, ठीक है, जब बालक किसी विषय वस्तु का विस्तार करता है, ठीक है, जैसे संयोगात्मक सीखा है और अधीनस्थ सीखा है। संयोगात्मक सीखना और अधिगम सीखना है, ये क्या हो गया, ये बालक का पूर्व ज्ञान हो गया। ये बालक का क्या हो गया, पूर्व ज्ञान। जब बालक इस पूर्व ज्ञान का क्या करता है, विस्तार करता है, क्या करता है, पूर्व ज्ञान का विस्तार करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। कि संयोगात्मक जो सीखना है और अधीनस्थ सीखना है, ठीक है, दोनों आधार पर बालक ने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। अब बालक यदि इस पूर्व ज्ञान का क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, यानी संयोगात्मक और अधीनस्थ आपस में दोनों के साथ में संबंध स्थापित करके सीखना चाहता है, या फिर जो पूर्व में जितना भी ज्ञान प्राप्त किए उस पूर्व ज्ञान का बालक यदि विस्तार करना चाहता है या फिर विस्तार से उसको सीखना चाहता है, इससे पूर्व ज्ञान का विस्तार करना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। जैसे एक बालक गणित विषय में, इसमें एक बालक गणित विषय में सबसे पहले जोड़ बाकी सीख लेता है, जोड़ बाकी और जो गुणा भाग है, ये गुणा भाग सीख लेता है। जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद में ये उसका क्या हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। अब बालक क्या करना चाहता है, इस पूर्व ज्ञान का विस्तार करना चाहता है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लेता है। जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के पश्चात बालक इन्हीं के आधार पर
गुणनफल को हल करने लग जाता है। और इस गुणनफल को सीखने के बाद में बालक क्या करने लग जाता है, समीकरण हल करने लग जाता है। और समीकरण सीखने के बाद में बालक जो द्विघाती समीकरण होते हैं उस द्विघाती समीकरण को भी हल करना आसानी के साथ में सीख जाता है। तब यहाँ पर इस बालक ने क्या किया कि ये पूर्व में जितना ज्ञान प्राप्त किया है, इस पूर्व में सीखे गए ज्ञान का यहाँ तक क्या कर लिया है, विस्तार कर लिया है। तो तब बालक जब पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का विस्तार करके सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक कहते हैं, सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। और उसके बाद में चौथा है महाकोटि सीखना। महाकोटि सीखना, जब बालक एक ही विषय वस्तु को, जब बालक एक ही विषय वस्तु को, जब बालक एक ही विषय वस्तु को अनेक संपर्कों के माध्यम से सीखता है, अनेक संपर्कों के माध्यम से सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, महाकोटि सीखना कहते हैं। कि एक ही विषय वस्तु को बालक अनेक संपर्क का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। यदि बालक जोड़ बाकी गुणा भाग गुणनखंड समीकरण या द्विघाती समीकरण को सीखना चाहता है, ये एक विषय वस्तु होगी और एक ही विषय वस्तु के लिए अनेक प्रकार के ऐसे एक गुणनखंड को यदि बालक अनेक सूत्रों के माध्यम से, अनेक तरीकों से माध्यम से हल करता है और हल करके यदि वो सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, महाकोटि सीखना कहते हैं। अर्थात एक ही विषय वस्तु को अनेक संपर्कों के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है, महाकोटि सीखना कहलाता है। इस आधार पर डेविड आसुवेल ने आत्मीकरण को कुल कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया। एक बार फिर से बात करते हैं। पहला है संयोगात्मक सीखना। जब विद्यार्थी अधिगम सामग्री को सार्थक रूप से, यानी बालक को जो भी अधिगम सामग्री दी जाती है, बालक स्वयं उसका अर्थ निकालता है, उस अर्थ को आपस में जोड़ता है और आपस में जोड़कर उसका जीवन में प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संयोगात्मक सीखना कहते हैं। अब बालक ने जो अधिगम सामग्री दी, जिसका अर्थ निकाला और उस अर्थ के आधार पर वो बालक का पूर्व ज्ञान हो गया, उस अधिगम सामग्री के आधार पर बालक किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, अधीनस्थ सीखना कहते हैं। और पूर्व ज्ञान जो संयोगात्मक और अधीनस्थ दोनों आधार पर बालक ने सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान यानी ये पूर्व ज्ञान हो गया और इस ज्ञान का बालक विस्तार करना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को एक ही उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि बालक को 2 की टेबल एक सूत्र के माध्यम से सिखा दी जाती है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस आधार पर सिखा दी जाती है। तो इस आधार पर बालक क्या करता है, इस अधिगम सामग्री को उसने आपस में गुणा किया है, जोड़ा है और जोड़ने के बाद में उसका सामान्य प्रयोग किया है कि इस आधार पर जोड़ेंगे तो ये 2 की टेबल एकदम से तैयार हो जाएगी। इस आधार पर बालक क्या करता है, इस आधार पर अब 3 की टेबल लिखना सीखता है, वो पढ़ा सीखता है। तो उसने क्या किया, जहां पर 2 लिखा हुआ था उसको मिटा दिया, आगे वाले को मिटाने की आवश्यकता ही नहीं। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस आधार पर बालक ने जोड़ बाके गुणा भागे जो ज्ञान था वो सीख लिया। ठीक है, तो अधिगम सामग्री के माध्यम से बालक किसी नवीन विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसको क्या कहते हैं, अधीनस्थ सीखना कहते हैं। अब यहाँ पर बालक ने गुणा भी सीखा, यानी जोड़ बाके गुणा भाग सब सीख लिए और जोड़ बाके गुणा भाग सीखने के बाद में अब वो गुणनखंड को हल कर रहा है और गुणनखंड को हल करने के बाद में समीकरण और समीकरण के अलावा यदि बालक द्विघाती समीकरण यानी पूर्व ज्ञान का बालक पूरी तरह से विस्तार करता है तो उसे क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। और महाकोटि सीखना इनमें से किसी भी एक विषय वस्तु को सीखता है और उस एक विषय वस्तु को सीखने के अनेक सारे तरीके अपनाता है, या फिर वो मैथ के अंदर, गणित के अंदर अगर गुणनफल को हल कर रहा है और उस गुणनफल को हल करने के लिए एक से अधिक सूत्रों का सहारा ले रहा है, एक से अधिक नियमों का सहारा ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे महाकोटि सीखना कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आत्मीकरण के कुल कितने प्रकार बताएं, डेविड आसुवेल ने आत्मीकरण के 4 प्रकार बताए। अब बात करते हैं डेविड आसुवेल के अनुसार सीखने के प्रकार। डेविड आसुवेल के अनुसार सीखने के प्रकार, डेविड आसुवेल के अनुसार सीखने के प्रकार। डेविड आसुवेल ने सीखने की कुल 4 प्रकार बताए और इन 4 प्रकार में जो फर्स्ट ग्रेड सी टेट की जो एग्जाम वगैरह लगी हुई, उन फर्स्ट ग्रेड और सी टेट की एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
तो डेविड आसुवेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए कि एक बालक 4 प्रकार से सीख सकता है, जिसमें पहला है रटकर सीखना। पहला है रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा है अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना, और चौथा है अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना। रटकर सीखना रूट लर्निंग, रटकर सीखना रूट लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, अभिग्रहण सीखना रिसेप्टिव लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग, और अन्वेषण सीखना डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग। डेविड आसुवेल ने सीखने के कुल कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। 4 प्रकारों में फर्स्ट ग्रेड में एक बार तो सीधा प्रश्न ये भी पूछा गया था कि डेविड आसुवेल ने सीखने का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं बताया है, तो उसके अंतर्गत अन्वेषण की जगह विभेदात्मक सीखना दे रखा था। चौथा विकल्प था विभेद। विभेद का अर्थ होता है अंतर है, और विभेदात्मक जो अधिगम है वो जो संप्रत्यय सोपानिक अधिगम का सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने ने विभेदात्मक अधिगम को स्वीकार किया था। तो वो प्रकार तो किसके द्वारा बताया गया था? रॉबर्ट गेने के द्वारा बताया गया। तो इस आधार पर भी पूछा गया, और एक प्रश्न एकदम से सीधा भी पूछा गया कि डेविड आसुवेल के अनुसार जो सीखने का जो तरीका है, उन सीखने के तरीके में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण सीखना। 4 विकल्प हमारे सामने आते हैं, और चारों में से सबसे महत्वपूर्ण को माना जाता है, तब वहां पर किसको माना गया? अर्थपूर्ण सीखने को माना गया। यानी कि परिभाषा पढ़ते हैं और उसके बाद में हमें भी आसानी से पता लग जाएगा कि इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो पहला जो प्रकार है, पहला है वो रटकर सीखना। ठीक है, रटकर सीखने के अंतर्गत बालक क्या करता है? किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान, बालक किसी भी विषय वस्तु का जो ज्ञान है, इस विषय वस्तु का ज्ञान बालक बिना सोचे समझे ग्रहण करता है। क्या करता है? बिना सोचे समझे इस विषय वस्तु का ज्ञान है वो ग्रहण करता है। यानी बालक के सामने किसी भी प्रकार का कोई विषय वस्तु या कोई तथ्य रख दिया जाता है, तो बालक क्या करता है? उस विषय वस्तु का ज्ञान बिना सोचे समझे रटकर क्या कर लेता है? उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और रटकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण की बात करें कि रटे हुए ज्ञान का विद्यार्थी कैसे प्रयोग करता है। एक तोता रटंत कहानी में, किसमें? तोता रटंत कहानी में, इस तोता रटंत कहानी में एक तोते को कहानी रटा दी जाती है। क्या रटा दी जाती है? इस तोते को एक कहानी रटा दी जाती है, और वो कहानी क्या रटा दी जाती है कि शिकारी जंगल में आता है। क्या आता है? शिकारी कहां पर आता है? शिकारी जंगल में आता है, जंगल में आकर जाल फैलाता है। क्या करता है? शिकारी जंगल में आता है, आकर जाल फैलाता है, और जाल फैलाकर दाने डालकर लालच देता है। दाने डालकर क्या करता है? वो लालच देता है। तोता रटंत कहानी में एक तोते को कहानी रटा दी जाती है। एक शिकारी जंगल में आता है, जंगल में आकर वो जाल फैलाता है, और जाल फैलाकर जाल के आसपास में दाने डाल देता है कि कोई भी जानवर उस दाने चुगने के लिए जाल के पास में आएगा और जाल में फंस जाएगा। ठीक है, दाने डालकर लालच देता है, लालच देता है। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला कि वो लालच देता है, हमें जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। ये बात तोते उस जाल में फंसे हुए बोल रहे हैं। ठीक है,
तोता रटंत खाने में, कि रटकर जब सीखता है तो बालक विषय वस्तु का ज्ञान है वो बिना सोचे समझे सीख लेता, रटकर सीख लेता है। किस आधार पर किस जगह काम आएगा उसका प्रयोग करने का उस बालक को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जैसे तोता रटंत खाने में तोते को सिखा दिया जाता है, तोते को सिखाया जाता है कि शिकारी जब जंगल में आता है और जंगल में आकर वो जाल फैलाता है और जाल फैलाकर दाने डालकर आपको लालच देता है, लेकिन आपको कभी भी उसके लालच में नहीं आना चाहिए। अब इस बात को रटाकर सिखा दिया, लेकिन उनको पर ये नहीं बताया गया कि सोच समझ कर नहीं सिखाया गया कि आपको उसे जाल में फंसना है या फिर बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो ये बात तोते कहाँ पर बोल रहे हैं, उस जाल के अंतर्गत फंस गए और जाल में फंसे हुए तोते बोल रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालकर लालच देता है, हमें उस जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। ये बात ये तोते उस जाल में फंसे हुए बोल रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कहानी को कैसे सीखा था, बिना सोचे समझे रटकर सीखा था। तो रटकर सीखा हुआ ज्ञान है वो सही समय पर काम नहीं आता है। दूसरा अर्थपूर्ण सीखना। जब बालक किसी विषय वस्तु को सोच समझ कर सीखता है, क्या करता है? जब बालक किसी विषय वस्तु को सोच समझ कर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। अर्थात सोच समझकर बालक जब किसी भी विषय वस्तु को सीखता है तब उस विषय वस्तु का क्या करता है? वो आत्मीकरण करता है। अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार से एक हो जाता है कि दूसरे पदार्थ का अस्तित्व एकदम से समाप्त हो जाता है। अर्थात बालक के पास में जितना भी पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर वो नवीन ज्ञान को यदि सोच समझ करके सीखता है तो इस नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के भंडार में एकदम से शामिल कर लेता है। इस आधार पर यदि प्राणी सीखता है तो उसे अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। कि विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को सोच समझ करके सीखता है, अर्थात सोच समझ करके किसी विषय वस्तु का आत्मीकरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। तीसरा है अभिग्रहण सीखना। ठीक है, अभिग्रहण का मतलब होता है प्राप्त करना। इससे सीखने के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अधिगम सामग्री को, किसको? अधिगम सामग्री को। शिक्षक अधिगम सामग्री को लिखकर, अधिगम सामग्री को लिखकर या फिर बोलकर प्रस्तुत करता है। ठीक है, अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करता है? अधिगम सामग्री को विद्यार्थियों के सामने लिखकर या फिर बोलकर प्रस्तुत कर देता है। अधिगम सामग्री को या तो श्यामपट्ट पर लिख देता है और नहीं लिखता है तो क्या करता है? वो आता है और आकर जो भी विषय वस्तु होती है उसका ज्ञान है वो बालकों को सुनाकर प्राप्त करवा देता है। तो उसे क्या कहते हैं? तब बालक क्या करते हैं? इस आधार पर बोलकर लिखकर वो प्रस्तुत करता है। बालक जब देखकर और सुनकर सीखते, बालक देखकर या फिर सुनकर सीखते हैं, बालक देखकर या फिर सुनकर सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिग्रहण सीखना कहते हैं। और अभिग्रहण सीखने के अंतर्गत कुछ बालक तो ऐसे होते हैं उस विषय वस्तु को रटकर भी सीख लेते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको अर्थपूर्ण तरीके से सीखते हैं। तो अभिग्रहण के अंतर्गत बालक रटकर और अर्थपूर्ण दोनों तरीकों से आसानी के साथ में अधिगम कर लेता है। ठीक है, और चौथा है अन्वेषण। अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज करना। ठीक है, बालक पूर्व में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नवीन विषय वस्तु की स्वयं खोज करता है। किसी नवीन विषय वस्तु, किसी नवीन तथ्य या कोई नवीन अधिगम सामग्री होती है। क्या होती है? कोई नवीन अधिगम सामग्री होती है। उस नवीन अधिगम सामग्री के पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं ही खोज करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्वेषण करके सीखना कहते हैं। कि जैसे बालक को अधिगम का ज्ञान करवा दिया जाता है, इसका अधिगम का बालक को ज्ञान करवा दिया जाता है और जो अधिगम का ज्ञान प्राप्त किया इस अधिगम के ज्ञान के आधार पर बालक व्यक्तित्व का ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है। तो ये व्यक्तित्व नवीन विषय वस्तु, नवीन तथ्य या फिर क्या होगी? नवीन अधिगम सामग्री होगी।
जब बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नवीन विषय वस्तु, नवीन तथ्य और नवीन अधिगम सामग्री को स्वयं सीखता है, उसकी खोज करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्वेषण करके सीखना है। जैसे बालक को अधिगम का ज्ञान करवा देता है और अधिगम का ज्ञान करवाने के बाद में बालक व्यक्तित्व का ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है, तो उसे अन्वेषण करके सीखना कहते हैं। तो इस आधार पर डेविड आसुवेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए, चारों की एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहला है रट कर सीखना। इसके अंतर्गत बालक किसी भी विषय वस्तु को बिना सोचे समझे सीखता है, कि जिस प्रकार एक तोते को खाने रटा दी जाती है कि शिकार जंगल में आता है, जाल पे लाता है, दाने डालकर लालच देता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, ये बातें तोते उस जाल में फंसे हुए बोल रहे हैं। तो रटकर जब बालक सीखता है तो उसका स्थायी ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जब बालक किसी विषय वस्तु को सोच समझकर उसका आत्मीकरण करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। और इसके अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को सीखता है और नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के भंडार में मिला लेता है। अधिकरण का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्थात शिक्षक अधिगम सामग्री को लिखकर या बोलकर बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बालक देखकर या सुनकर उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण सीखना कहते हैं। अधिकरण में बालक 2 रूपों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 रूपों में, पहला, कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिसको रटकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं तो उस विषय वस्तु का अर्थपूर्ण ढंग से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, बालक ने जो पूर्व में जितना ज्ञान प्राप्त किया, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नवीन विषय वस्तु, नवीन तथ्य या फिर जो नवीन अधिगम सामग्री होती है, उस नवीन अधिगम सामग्री का ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्वेषण सीखना कहते हैं। अर्थात बालकों को जब अधिगम का ज्ञान करवा दिया जाता है और इस अधिगम के ज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का ज्ञान यदि विद्यार्थी स्वयं प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्वेषण सीखना कहते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों में से प्रश्न पहले बहुत सारे पूछे भी जा चुके हैं कि डेविड आसुवेल ने सीखने का कौन सा प्रकार स्वीकार किया है या फिर कौन सा प्रकार स्वीकार नहीं किया है, या फिर एक बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि चारों जो प्रकार है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा प्रकार है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थपूर्ण सीखने। अर्थपूर्ण सीखने के अंतर्गत विद्यार्थी क्या करता है? किसी भी विषय वस्तु को सोच समझकर उसके ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत का शिक्षण में महत्व है। शिक्षण में महत्व है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। ये सिद्धांत अर्थपूर्ण सीखने पर सर्वाधिक बल देता है। पहला जो महत्व है, ये सिद्धांत अर्थपूर्ण सीखने पर, यदि बालक किसी भी विषय वस्तु को सोच समझ करके सीखना चाहता है तो हर विषय वस्तु को सोच समझ करके सीखना चाहिए, तो यह सिद्धांत अर्थपूर्ण सीखने पर सर्वाधिक बल देता है। डेविड आसुवेल का ये सिद्धांत है, ये आसुवेल का सिद्धांत वातावरण को महत्व नहीं देता है, अर्थात वातावरण के बजाय एक व्यक्ति की जो मानसिक क्रिया होती है, ये मानसिक क्रिया को महत्वपूर्ण मानता है, कि वातावरण को महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं मानता है। वातावरण के बजाय मानसिक क्रिया को बालक जितनी अनुक्रिया अधिक करेगा वो उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा। डेविड आसुवेल का यह सिद्धांत कठिन विषयों के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। किनके लिए? कठिन विषयों जैसे गणित है, और गणित के साथ में जो विज्ञान विषय, गणित और विज्ञान जो विषय, इन कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। ऐसे सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे शिक्षक है, सारे के सारे शिक्षक है, वो सारे शिक्षक ये कहते हैं कि बालक किसी भी विषय वस्तु का यदि ज्ञान की प्राप्ति करता है तो वो ज्ञान की प्राप्ति में आत्मीकरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? आत्मीकरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कि डेविड आसुवेल का जो आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे शिक्षक आत्मीकरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आत्मीकरण की परिभाषा की एक बार फिर से बात करते हैं कि एक विषय वस्तु, ठीक है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर इस प्रकार से एक हो जाता है कि दूसरे पदार्थ का अस्तित्व एकदम से समाप्त हो जाता है। अर्थात आत्मीकरण के अंतर्गत बालक किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान है वो सोच समझकर प्राप्त करता है। किस आधार पर प्राप्त करता है?
सोच समझकर प्राप्त करता है। तो इस सिद्धांत को सीखने वाले जितने भी शिक्षक है वो आत्मीकरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। और इस सिद्धांत का जो अंतिम शैक्षिक महत्व है, इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक है वो शिक्षक आसुवेल के सीखने के जो चारों प्रकार है, उन चारों प्रकार है उनको आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार महत्व देते हैं। कि क्लास में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो रटकर सीखना चाहते हैं, कुछ अर्थपूर्ण करके भी सीखते हैं, और कुछ बालक बताई हुई बातों को ग्रहण भी करते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अन्वेषण करके भी सीखते हैं। तो इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक है वह क्षेत्रफल का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। ऐसे सिद्धांत के सबसे पहले बात करते हैं अन्य नाम। ऐसे सिद्धांत के अन्य नाम, ऐसे सिद्धांत को ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा ऐसे प्राकृतिक दशा एवं तलरूप का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा एवं तलरूप का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का अन्य नाम है ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर प्राकृतिक दिशा या तलरूप का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ऐसे सिद्धांत के अंतर्गत जो इस सिद्धांत की कुर्ट लेविन जो मान्यताएं प्रस्तुत किए, सबसे पहले हम उन मान्यताओं की चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल के सिद्धांत के अंतर्गत इस कुर्ट लेविन का मानना है कि सीखना केवल व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं होता। सीखना केवल व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि सीखने को वे कारक भी प्रभावित करते हैं, वे कारक भी प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति तथा वातावरण के बीच मौजूद रहते हैं, व्यक्ति तथा वातावरण के बीच मौजूद रहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के सिद्धांत के बारे में कुर्ट लेविन का मान्यता प्रस्तुत की कि सीखना केवल व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं होता, अर्थात व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है वो अपने वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता के आधार पर जो गुण प्राप्त करते हैं वो सारे व्यक्तिगत गुण होते हैं। जैसे कि जिस बालक के जो माता पिता होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, तो हो सकता है कि उसके होने वाले जो संतान है वो भी प्रतिभाशाली ही हो, तो ये उस बालक का या उस व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण हो सकता है। तो कुर्ट लेविन का मानना है कि सीखना केवल व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसको वे कारक भी प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति एवं वातावरण दोनों के बीच में मौजूद रहते हैं। अर्थात जब हमने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के मान्यताओं की बात की थी, वहां पर हमने इस बात को भी प्रस्तुत किया था, चर्चा की थी कि अधिगम जो संज्ञानात्मक अधिगम है, इसको मानने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं, उन मानसिक योग्यताओं के साथ में किसको, वातावरण को ये सर्वाधिक महत्व देते हैं कि बालक अर्थात व्यक्ति अपनी मानसिक क्रिया कहाँ पर करता है, सर्वाधिक जो अनुक्रिया होती है वो वातावरण के साथ में करता है, और वातावरण से अंतः क्रिया करके फिर क्या करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो
तो सीखना केवल व्यक्तिगत गुणों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसको भी सारे कारक प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति और वातावरण दोनों के बीच में मौजूद रहते हैं। अर्थात व्यक्ति वातावरण से अंतः क्रिया करता है और वातावरण से अंतः क्रिया करके अनेक प्रकार की जो बातें उनको सीखता है और सीख कर अपने चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसके साथ ही इस कुर्तलेविन ने व्यक्ति की दूसरी मान्यता, कुर्तलेविन ने व्यक्ति तथा उसके व्यक्ति तथा उसके क्षेत्र के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। व्यक्ति तथा उसके क्षेत्र के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, कुर्तलेवी ने व्यक्ति अर्थात उसके जो क्षेत्र है, यानी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस क्षेत्र में रहता है, व्यक्ति तथा उसके क्षेत्र के यानी व्यक्ति और वातावरण के बीच में क्या संबंध होते हैं, उन सारे संबंधों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जो सर्वाधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति सर्वाधिक ज्ञान होता है वो अपने क्षेत्र से प्राप्त करता है। किससे करता है? अपने क्षेत्र से प्राप्त करता है। सर्वाधिक ज्ञान अपने क्षेत्र से प्राप्त करता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कुर्तलेवी ने दूसरी मान्यता प्रस्तुत की कि व्यक्ति तथा उसके क्षेत्र के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। किसने? कुर्तलेवी ने। एक व्यक्ति और व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उन दोनों में किस प्रकार के उस व्यक्ति के संबंध है, उन दोनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति है अर्थात सर्वाधिक ज्ञान है वो अपने ही आसपास के क्षेत्र अर्थात वातावरण से सीखता है। अतः इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, इस ज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ ही कुर्तलेवी ने जो सीखने के लिए गणित के टोपोलॉजी संपर्ते, साथ ही सीखने के लिए गणित के टोपोलॉजी संपर्ते, इस संपर्ते को अपनाया और अपनाने के बाद में अपने सिद्धांत को तलरूप का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? तलरूप का सिद्धांत नाम दिया, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कुर्तलेवी ने व्यक्ति तथा उसके क्षेत्र के अंतर संबंधों का अध्ययन किया, अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति सर्वाधिक ज्ञान की प्राप्ति अपने वातावरण से अर्थात अपने क्षेत्र से करता है, इसलिए अपने सिद्धांत को ज्ञानात्मक क्षेत्र का नाम दिया तथा साथ ही गणित के टोपोलॉजी संपर्ते का अनुकरण किया और अनुकरण करने के बाद में अपने सिद्धांत को किस प्रकार से पुकारा? तलरूप का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर प्राकृतिक दशा का सिद्धांत नाम दिया। अर्थात इस कुर्तलेवी का मानना है कि बालक या व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? ये व्यक्ति एक कोई भी व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति सर्वप्रथम क्या करता है? वातावरण में कोई भी अन्य व्यक्ति होता है, ये अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक है, और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उन व्यक्तियों से क्या करता है? अनेक प्रकार की बातें सीखता है। ठीक है, अनेक प्रकार की बातें सीखता है, तो कहीं से बौद्धिक ज्ञान, कहीं से सामाजिक ज्ञान, कहीं से मनोवैज्ञानिक ज्ञान या फिर कहीं से तर्क वितर्क और समस्या समाधान की जो बातें हैं वो समस्या समाधान की बातों को सीखता है और सीखने के बाद में जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति कर लेता है। तो ये जो एक नियम होता है गणित में, एक टोपोलॉजिकल जो थ्योरी होती है वो होती है, व्यक्ति इस आधार पर सीखता है, गणित के इस टोपोलॉजी संपर्क के माध्यम से सीखता है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनसे अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने प्रकार की स्थितियां होती हैं उन्हें सबका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को तलरूप का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, और इस तलरूप के सिद्धांत के आधार पर अर्थात जो गणितीय संपर्ते अपने सिद्धांत में जिसका अनुकरण किया था, उस गणितीय संपर्ते के माध्यम से सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया। गणितीय संपर्ते के माध्यम से सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया
और कुर्तलेविन ने सीखने का जो सूत्र दिया B बराबर F कोष्टक PE, B बराबर F कोष्टक P। यहाँ पर B का अर्थ बिहेवियर, बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार। F का अर्थ है फंक्शन, फंक्शन का अर्थ होता है कार्य। P का अर्थ होता है पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। और E का अर्थ होता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल यानी वातावरण, इन्वायरमेंट यानी वातावरण। ठीक है। कुर्तलेवी ने जो सीखने का टोपोलॉजी संपर्क है उसका निर्माण किया और निर्माण करने के बाद में एक सीखने का जो गणितीय सूत्र वो प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करके सूत्र प्रस्तुत किया कि B बराबर F कोष्टक P E कोष्टक बंद। B का अर्थ होता है व्यवहार, F का अर्थ होता है फंक्शन, P का अर्थ होता है पर्सन और E का अर्थ होता है इन्वायरमेंट। व्यवहार, कार्य, व्यक्ति अर्थात वातावरण। ऐसे सूत्र को प्रस्तुत किया और इस सूत्र को प्रस्तुत करने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यक्ति जब सीखता है, ठीक है, व्यक्ति जब सीखता है तो सीखने के लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है और विभिन्न प्रकार के व्यवहार, और वो कहां पर करता है, इस वातावरण से करता है। व्यक्ति और वातावरण आपस में क्या करता है, व्यक्ति इस वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है, कार्य करता है और अपने व्यवहार में उस सभी प्रकार के स्थितियों को अपना लेता है। और इस परिस्थिति को क्या नाम दिया, इस परिस्थिति को सीखना नाम दिया कि व्यक्ति सीखने के लिए वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने के बाद में जो भी बातें सीखता है उन सारी बातों को अपने व्यवहार में स्थापित कर लेता है अर्थात सामान्यकरण कर लेता है। ऐसे सामान्यकरण की स्थिति को क्या नाम दिया, सीखना नाम दिया। और सीखने का B बराबर FPE जो सूत्र है वो किसने दिया, कुर्तलेवी ने दिया। ठीक है। ऐसे सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर कुर्तलेवी ने अपने सिद्धांत के 8 तत्वों का या 8 कारकों का उल्लेख किया। ठीक है। ऐसे सूत्र के आधार पर B बराबर FPE सीखने का ये जो सूत्र व्यवहार, कार्य, व्यक्ति और वातावरण की, व्यक्ति वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस सूत्र के आधार पर सीखने के कुल 8 तत्वों का वर्णन किया। ठीक है। 8 तत्व जिसमें सबसे पहला है व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति। दूसरा क्षेत्र, फील्ड। तीसरा जीवन स्थल, जीवन स्थल, लाइफ स्पेस। चौथा है भारी सीमा, फॉर्गन, GIAN, फॉरेन हल। इसके बाद में चौथा है, पांचवा सदिश, वेक्टर। छठवां है आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति, वैलेंस। सातवां तत्व है अवरोध। कुर्तलेविन ने बाधा को अवरोध नाम दिया, बैरियर, BARRIER। और जो 8वां तत्व है वो स्वीकार किया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। कुर्तलेविन ने सीखने का जो सूत्र दिया B बराबर F कोष्टक PE, ये सीखने का सूत्र दिया और इस सूत्र देकर निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है और वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है। ये सूत्र दिया और सूत्र देने के बाद में सीखने के कुल कितने तत्व है, 8 तत्व है। 8 में सबसे पहला है ये व्यक्ति, पर्सन। दूसरा है फील्ड। तीसरा जीवन स्थल, लाइफ स्पेस। चौथा है भारी सीमा, फॉरेन हल। पांचवा सदिश, वेक्टर। और छठवां है आकर्षण शक्ति, वैलेंस। सातवां है अवरोध, बैरियर। और 8वां है अभिप्रेरणा। हम जो ये सीखने का जो 8 तत्व है, इन 8 तत्वों को हम एक डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे
ये एक व्यक्ति, ये व्यक्ति के साथ में ये जो स्थिति है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति की कौन सी सीमा है, ये व्यक्ति की जीवन स्थल, ये व्यक्ति की जीवन स्थल की सीमा है। ठीक है, ये जीवन स्थल की सीमा है। इस सीमा के बाहर एक और सीमा है, इस सीमा के बाहर एक और सीमा है। ये सीमा, ये है व्यक्ति की यानी जीवन स्थल की, ये जीवन स्थल की बाहरी सीमा है, ये जीवन स्थल की बाहरी सीमा है। ये जिस अवस्था के जीवन स्थल की जो सीमा है, ये एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है, ये व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण अर्थात ये व्यक्ति का क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति रहता है। रहने के बाद में जो ये अवस्था होती है, व्यक्ति के चारों ओर जो अवस्था होती है, ये अभिप्रेरणा प्रदान करती है। तो ये क्या होगी, ये व्यक्ति की अभिप्रेरणा है। ठीक है, ये जो बाहरी स्थिति है, व्यक्ति जिसमें रहता है, ये संपूर्ण स्थिति है, ये इसकी व्यक्ति की जीवन स्थल की सीमा है। और इस जीवन स्थल की सीमा में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है, ये वातावरण अर्थात क्षेत्र है। ठीक है, व्यक्ति का जो लक्ष्य है, ये व्यक्ति का लक्ष्य व्यक्ति से काफी दूर होता है। लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति से काफी दूर होता है। और व्यक्ति का लक्ष्य जब व्यक्ति से काफी दूर होता है, तो ये लक्ष्य व्यक्ति को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, ये आकर्षित करने की शक्ति, वैलेंस, आकर्षित करने की शक्ति, यहां पर ये बाधा या अवरोध, बाधा या अवरोध, और ये क्या हो गया, ये सदिश हो गया। ये क्या हो गया, सदिश हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सदिश हो गया। ये सारी स्थितियां क्या होगी, ये उस व्यक्ति के सीखने के कितने तत्व हो गए, ये उस व्यक्ति के 8 तत्व हो गए। ये व्यक्ति, ये उसका क्षेत्र हो गया, ये व्यक्ति की जो जीवन स्थल की सीमा होगी, ये उसकी बाहरी सीमा होगी, और इसके साथ में ये सदिश हो गया। सदिश के साथ में बाधा या अवरोध हो गया। अवरोध के साथ में क्या होगी, आकर्षण की, आकर्षित करने की शक्ति होगी, और साथ में ये अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, तो ये एक डायग्राम, सीखने का जो 8 तत्वों का डायग्राम है, ये कुर्तलेविन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये डायग्राम प्रस्तुत करके इस कुर्तलेविन का मानना था कि व्यक्ति जब सीखता है, सीखते समय व्यक्ति को 2 भागों में बांटा। जो सीखने का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कुर्तलेविन ने 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा, जिसमें एक है प्रत्यक्षात्मक, गामक क्षेत्र। एक है प्रत्यक्षात्मक गामक क्षेत्र, एक है अंत व्यक्तिक क्षेत्र, अंत व्यक्तिक क्षेत्र। परसेप्चुअल मोटर फील्ड, परसेप्चुअल मोटर फील्ड, परसेप्चुअल मोटर फील्ड, इनर पर्सनल, इनर पर्सनल फील्ड। ठीक है, सीखने के 8 तत्व बताए। इन 8 तत्वों में जो सबसे पहला तत्व है वो है व्यक्ति। ठीक है, अर्थात व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को करता है, तो कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, वो अभिप्रेरित होता है, अर्थात अभिप्रेरणा मिलती है। और अभिप्रेरणा मिलते ही व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्दीपक होता है, या फिर उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। तो उसमें व्यक्ति के 2 प्रकार के क्षेत्र
तो उस स्थिति में कुर्तलेवी ने व्यक्ति का जो क्षेत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया। एक है प्रत्यक्षात्मक क्षेत्र। इस प्रत्यक्षात्मक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अपनी जो शारीरिक क्रियाएं होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष एवं जो अपनी शारीरिक क्रियाएं होती हैं इन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और अंतः व्यक्तिक क्षेत्र है, इन अंतः व्यक्तिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रेरणार्थक जो कार्य होते हैं उन प्रेरणार्थक कार्यों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कुर्तलेवी ने 8 तत्व में पहला तत्व, एक बार फिर से बात करते हैं, पहला तत्व बताया व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति का जो अंतिम तत्व है वो कौन सा होता है, अभिप्रेरणा। अर्थात व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को या फिर उद्दीपक होता है उसको प्राप्त करता है तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले प्रेरणाएं जागृत होती है। ठीक है, अर्थात प्रेरणा जागृत होने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के क्षेत्र को कुर्तलेवी ने दो भागों में बांटा, प्रत्यक्षात्मक गामक क्षेत्र, अंतः व्यक्तिक क्षेत्र, परसेप्चुअल मोटर फील्ड और इनर पर्सनल फील्ड। प्रत्यक्षात्मक गामक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और अंतः व्यक्तिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति को जो प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य होते हैं, स्थिति होती है, प्रेरणात्मक कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण करता है और नियंत्रण करते हुए व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, लक्ष्य की ओर बढ़ता है, साथ में लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सर्वाधिक सीखता का है अपने क्षेत्र से। तो इस सिद्धांत का जो दूसरा तत्व है वो क्या है, क्षेत्र। इस क्षेत्र का तात्पर्य उस व्यक्ति के उस वातावरण से जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें व्यक्ति रहता है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति के जो आसपास का जितना भी वातावरण है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, अर्थात ये क्या है, क्षेत्र है। कि क्षेत्र से तात्पर्य उस वातावरण से, उस पर्यावरण से जिसके अंतर्गत व्यक्ति रहता है। अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति की जो कल्पना होती है, कल्पना के साथ में व्यक्ति की तर्क वितरक की शक्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति की चिंतन मनन की शक्ति होती है। चिंतन मनन, तर्क वितरक, चिंतन मनन, समस्या समाधान, कल्पना शक्ति, सभी प्रकार की स्थितियां होती है वो किस में शामिल होती है, व्यक्ति के जो आसपास का मनोवैज्ञानिक वातावरण है अर्थात क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत शामिल होती है। कुर्तलेवी ने सीखने का दूसरा तत्व क्या बताया, क्षेत्र बताया। क्षेत्र का तात्पर्य किससे, व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक वातावरण या पर्यावरण का तात्पर्य उस क्षेत्र से जिसमें व्यक्ति रहता है। अर्थात इस क्षेत्र में व्यक्ति की जो कल्पना, तर्क वितरक, चिंतन मनन, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण, समानता, अंतर, जो सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे किसमें शामिल होते हैं, सारे इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तत्व था वो था जीवन स्थल। ठीक है, ये जो जीवन स्थल है, इस जीवन स्थल का तात्पर्य उस क्षेत्र से जिसके अंतर्गत सामाजिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्दीपक उपस्थित रहते हैं। जीवन स्थल अर्थात लाइफ स्पेस, जीवन स्थल का संबंध व्यक्ति के उस वातावरण से अर्थात उस क्षेत्र से जिसमें सामाजिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्दीपक होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक उद्दीपक मौजूद रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक उद्दीपक क्या करते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। ठीक है, जीवन स्थल का जो संबंध है वो ऐसे वातावरण से होता है अर्थात उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से जिसमें सामाजिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक उद्दीपक उपस्थित रहते हैं। व्यक्ति इन उद्दीपकों से क्या होता है, प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद में अनुक्रिया करता है। इसके बाद में जो बाहरी सीमा होती है, इस बाहरी सीमा का, ये जो जीवन के बाहर की बात है, इस ये सिद्धांत पर जो प्रभाव है वो प्रभाव अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के सिद्धांत का है। किसका है, अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के सिद्धांत का है।
जो जीवन स्थल की बाहरी सीमा होती है, इस बाहरी सीमा के बारे में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इस सीमा का न तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और न इस सीमा को कभी भी उपयोग किया होता है। ये ऐसी सीमा होती है जब व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है और उस समस्या का समाधान अचानक से होता है, अकस्मात होता है, अर्थात ये जो समाधान होता है ये व्यक्ति की सूझबूझ से होता है। बाहरी सीमा के बारे में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य क्या करता है, व्यक्ति को जो आकर्षित करता है, ठीक है, लक्ष्य क्या करता है, ये व्यक्ति को आकर्षित करता है, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य है और ये लक्ष्य व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में यदि ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है, तो व्यक्ति का तनाव होता है वो कम होता है। और यदि ये लक्ष्य में सहायता प्राप्त नहीं करके जो आकर्षण की शक्ति है ये बाधिक होती है तो तनाव क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आकर्षित लक्ष्य की ओर आकर्षित करने की शक्ति यानी आकर्षण शक्ति है जो वेलेंस है, ये क्या करता है कि वेलेंस से जो भी लक्ष्य होता है, जो भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति को क्या करती है, पूरी तरह से आकर्षित करती है। आकर्षित करती है तो आकर्षण करने की जो शक्ति होती है ये व्यक्ति की जो रुचि होती है, अभिरुचि होती है, अभिक्षमता होती है, योग्यता होती है, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। यदि आकर्षण करने की शक्ति होती है, या आकर्षण शक्ति यदि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है तो तनाव कम होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होती है तो तनाव क्या होता है, एकदम से अधिक होता है। अर्थात लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होता है तनाव उतना ही अधिक होता है। जब व्यक्ति की सहायता होती है, सहायक होती है या आकर्षण की शक्ति व्यक्ति की लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है, तनाव कम होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तो व्यक्ति के सामने कुछ बाधाएं आती है। अर्थात इन बाधाओं को कुर्तलेवी ने क्या नाम दिया, अवरोध दिया, ठीक है। ये जो बाधाएं होती है ये बाधाएं भी कैसी हो सकती है, ये भौतिक हो सकती है, भौतिक के सामने ये बाधाएं होती है, ये सामाजिक भी हो सकती है, और सामाजिक के साथ में ये बाधाएं कैसी होती है, ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक बाधाएं भी ऐसी आ सकती है कि वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होता है। समाज में भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देते। अर्थात जो छोटी सोच और पैर में लगी मोच होती है वो भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बिल्कुल भी नहीं जाने देती है। अर्थात मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां होती है, शिक्षण सूत्र होते हैं और शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है जिनका व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो ये भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं होने देती है। सदिश की बात करें तो ये सदिश जो स्थिति है ये कुर्तलेवियन ने भौतिक विज्ञान से प्राप्त की है। किससे? सदिश। सदिश को कुर्तलेवियन ने भौतिक विज्ञान से ग्रहण किया। अर्थात सदिश किसी भी बल की मात्रा या फिर दिशा होती है। सदिश क्या होता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी बल की मात्रा या फिर क्या होती है, दिशा होती है। ऐसे सदिश को कुर्तलेवी ने एक शक्ति के रूप में काम लिया। किसके रूप में काम लिया? ऐसे शक्ति के रूप में काम लिया कि ये सदिश क्या करता है, ये सदिश व्यक्ति को लक्ष्य की ओर, सदिश व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर भी जाता है और सदिश क्या करता है, व्यक्ति को लक्ष्य से दूर भी लेकर जाता है। दोनों प्रकार की स्थितियों में काम करता है। कि सदिश है, इस सदिश को कहां से? भौतिक विज्ञान से ग्रहण किया। अर्थात ये जो सदिश है ये भौतिक विज्ञान में बल और मात्रा की दिशा को प्रकट करता है। इस सदिश को कुर्तलेवी ने एक शक्ति के रूप में काम लिया कि ये जो सदिश होता है ये एक इस प्रकार की शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। अर्थात जब व्यक्ति के बीच में बाधाएं आती है तो ये क्या करती है सदिश, ये व्यक्ति को लक्ष्य से दूर लेकर चली जाती है। इस आधार पर सीखने के कुल 8 तत्व बताए और 8 तत्वों का क्या क्या कुर्तलेवी ने अपने सिद्धांत में उल्लेख किया कि व्यक्ति इन 8 तत्वों को प्राप्त कर लेता है, इन 8 तत्वों से गुजरता है, तब जाके क्या करता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। एक बार फिर से बात करते हैं। पहला तत्व बताए व्यक्ति। अर्थात व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरणा प्रदान होती है और अभिप्रेरणा प्रदान होने के साथ में व्यक्ति क्या करता है, उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति के जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कुर्तलेवी ने 2 भागों में बांटा। एक था
प्रत्यक्षात्मक गामा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और दूसरा अंतः व्यक्तिक क्षेत्र है, इसमें व्यक्ति अपने जो प्रेरणात्मक अंतः क्रियाएं होती है, कार्य होते हैं, उन पर नियंत्रण करता है। दूसरा था क्षेत्र। क्षेत्र का संबंध है उस वातावरण से जिसमें व्यक्ति रहता है, अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति की कल्पना शक्ति, तर्क वितर्क की शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, संश्लेषण विश्लेषण, अंतर समानता, मूल्य तुलना, जो सारी स्थितियां होती है वो सारे के सारे यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद रहती है, जिनका व्यक्ति उपयोग करता है और उपयोग करके वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, अर्थात वो अधिगम करता है। तीसरा था जीवन स्थल की सीमा। जीवन स्थल है, ये जीवन स्थल का संबंध उस वातावरण से जिसमें सामाजिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्दीपक आते हैं। इन उद्दीपकों से व्यक्ति प्रभावित होता है और प्रभावित होकर अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है। चौथा जो तत्व था तो वो था बाहरी सीमा, यानी जीवन स्थल की बाहरी सीमा। इस जीवन स्थल की बाहरी सीमा पर अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का जो सिद्धांत है उसका प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जब सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्धमान और कोपका ने दिया था, उस समय उस सिद्धांत के अंतर्गत सहयोगी कौन था? ये कुर्तलेविन उसका सहयोगी था। ठीक है, तो बाहरी सीमा के बारे में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो कभी कभी अचानक से उसके प्रति सूझबूझ अर्थात अंतर्दृष्टि विकसित होती है और समस्या का समाधान कर लेता है। उस तत्व को क्या नाम दिया? बाहरी सीमा नाम दिया। इसके बाद में जो आकर्षण की शक्ति है, आकर्षण की शक्ति ये है, आकर्षण की शक्ति व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, अभियोग्यता, आवश्यकता उस पर आधारित होती है। ठीक है, ये विषय वस्तु अर्थात लक्ष्य के प्रति जो आकर्षण की शक्ति है, ये व्यक्ति की जब आकर्षण की शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है तो तनाव कम होता है, और यदि बाधक होती है तो तनाव अधिक हो जाता है। ठीक है, यदि सहायक होती है और सहायक होने के बाद में व्यक्ति लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो उसके सामने क्या आता है? अवरोध आता है। ये अवरोध भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कोई भी बाधाएं हो सकती है। और सदिश जो तत्व था, इस सदिश को कहां से ग्रहण किया? भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान में इसका अर्थ होता है बल की मात्रा या दिशा। ठीक है, इस सदिश को कुर्तलेविन ने एक शक्ति के रूप में काम लिया कि ये जो सदिश है ये इस प्रकार की शक्ति या बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, और यदि भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ जाती है तो ये क्या करती है? व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर भी लेकर चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। ऐसे सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? ठीक है, इस सिद्धांत का सबसे पहले महत्व है कि यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण को महत्व देता है, अर्थात यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य, उद्देश्य या फिर जो उद्दीपक है, व्यक्ति के सामने अपना लक्ष्य, उद्देश्य या उद्दीपक उसके सामने होता है, प्रत्यक्ष सामने होता है, तो ही व्यक्ति उस लक्ष्य, उद्देश्य और उस उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यदि लक्ष्य, उद्देश्य, उद्दीपक उसके सामने नहीं होता है तो वह कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। तो यह सिद्धांत सर्वाधिक किस पर? यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण पर बल देने के बाद में यह सिद्धांत मानता है कि सीखना, क्या करना? सीखना, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक होते हैं, इस सिद्धांत को जो मानने वाले शिक्षक है, उन शिक्षकों का मानना है कि जो शिक्षण के अर्थात विषय वस्तु के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, इन उद्देश्यों को कक्षा कक्ष में जाने के बाद बालकों के सामने सबसे पहले उन उद्देश्य को क्या करना चाहिए? उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक है वो सर्वप्रथम उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का जो पहला जो शैक्षिक महत्व है वह है कि यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण को महत्व देता है, अर्थात लक्ष्य व्यक्ति के सामने होता है तो वह अनुक्रिया करता है, लक्ष्य व्यक्ति के सामने नहीं होता है तो वह अनुक्रिया नहीं करता है। दूसरा मानता है कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना किसी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है,
अर्थात इस उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी जो शिक्षक आते हैं उन सारे शिक्षकों का मानना है कि सर्वप्रथम कक्ष में प्रस्तुत होते हैं एक शिक्षक को अपने शिक्षण के विषय वस्तु के जितने भी उद्देश्य होते हैं सर्वप्रथम उन उद्देश्यों को बालकों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद में यह सिद्धांत अभिप्रेरणा को महत्व देता है। किसको? यह सिद्धांत अभिप्रेरणा को महत्व देता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का मानना है कि जो सीखने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने, सीखने तथा सिखाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए, क्या करने के लिए? सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सबसे पहले बालकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभिप्रेरित करना चाहिए और अभिप्रेरित करने के बाद में जो अधिगम सामग्री है उन बालकों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। कि ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत अभिप्रेरणा को सर्वाधिक महत्व देता है। अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए सबसे पहले बालकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक, ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक जो क्षेत्र है इस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण मानता है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक होते हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक होते हैं ये शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण, किसका? पाठ्यक्रम का निर्माण और जो लक्ष्य का निर्धारण है, पाठ्यक्रम का निर्माण और जो लक्ष्य का निर्धारण है, ये पाठ्यक्रम का निर्माण और लक्ष्य का निर्धारण बालकों की आवश्यकता, साथ में बालकों की रुचि, योग्यता एवं बालकों की क्षमता के अनुसार करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का चौथा शैक्षिक महत्व है कि यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को भी क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक है वो शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण और लक्ष्यों का निर्धारण बालकों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार करते हैं। इसके साथ में यह सिद्धांत बालकों में तनाव के साथ में निराशा, ठीक है, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा या बगनासा कहते हैं, तो बालकों में तनाव और निराशा की जो स्थिति होती है इनको भी क्या करता है? दूर करने का पूरा प्रयास करता है। इसके अलावा यह सिद्धांत बालकों में सूझ का भी विकास करता है। कैसे करता है? कि इस सिद्धांत को मानने वाले जो भी शिक्षक है वो सारे के सारे शिक्षक इस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं जिनमें बालकों की सूझबूझ क्या होती है? सूझबूझ विकसित होती है। ठीक है, सूझबूझ विकसित होती है। एक बार फिर से बात करते हैं, कुर्तलेवन का क्षेत्रफल का सिद्धांत है उसके शैक्षिक महत्व है। पहला महत्व है कि यह सिद्धांत प्रत्येक शिक्षण को महत्व देता है कि बालक के सामने कोई लक्ष्य, उद्देश्य या उद्दीपक होता है तो वो अनुक्रिया करता है, लक्ष्य, उद्दीपक या फिर उद्देश्य नहीं होता है तो वो कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। यह सिद्धांत मानता है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सर्वप्रथम उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूरा विश्वास करते हैं। यह सिद्धांत मानता है, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण मानता है। अतः यह सिद्धांत को मानने वाले जो भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का मानना है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बालकों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को भी महत्व देता है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण और लक्ष्य का जो निर्धारण है वो बालकों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार करते हैं। यह सिद्धांत बालकों में तनाव, निराशा और कुंठा की स्थिति को भी क्या करते हैं? एकदम से कम करने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत बालकों में सूझ का विकास करता है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक हैं वो इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं कि बालकों में सूझबूझ पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सिद्धांत भी आपको आसानी के साथ में समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप के पास पहुंचेगी। साथ में लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और इसके अलावा किसी भी यूनिट में कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट जरूर करें और उस कमी के बारे में मुझे तुरंत अवगत करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।